नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य में और हिंदी साहित्य के दूसरे वाले पार्ट हिंदी काव्य पर। हिंदी काव्य के अंतर्गत दोस्तों 2024 के एग्जाम के लिए, सिर्फ 2024 ही नहीं बल्कि 2024 से लेकर 2027 तक के एग्जाम के लिए मैं लेकर के आया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हिंदी काव्य के अंतर्गत मात्र मैं आपको 20 प्रश्न देने वाला हूं। यदि आपने इन 20 प्रश्नों को भी अगर याद कर लिया और इसके अलावा हिंदी साहित्य अर्थात कि हिंदी काव्य में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो भी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये मान करके चलिएगा कि ये जो 20 क्वेश्चन मैं आज आपको दे रहा हूं, ये आपके हिंदी साहित्य वाले सब्जेक्ट के लिए रामबाण साबित होंगे। तो टेंशन ना ले, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है या किसी कारण से नहीं पढ़ पाए हैं इस सब्जेक्ट को विशेष रूप से, तो मात्र इन 20 प्रश्नों की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। 2 दिन के अंदर आप इन 20 प्रश्नों की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो मात्र आज से सिर्फ अभी 20 क्वेश्चन की ही तैयारी करना है यदि आपके एग्जाम नजदीक आ चुके हैं तो। क्लियर है ना? तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम 2024 से लेकर 2027 तक के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं ये। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मेरे द्वारा बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं, वो भी नोट्स के साथ में। आप यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं, बीए फर्स्ट ईयर में 28 सब्जेक्ट, वहीं बीए सेकेंड ईयर में 22 और बीए थर्ड ईयर में 21 सब्जेक्ट जो है दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ कंटिन्यू है और कुछ जल्दी स्टार्ट होने वाले। तो कुल मिलाकर के मेरी ये पूरी लिस्ट है। ये सारे सब्जेक्ट में इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट और नोट्स के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं और डिटेल क्लासेस, शॉर्ट क्लासेस नहीं बल्कि डिटेल क्लासेस, ठीक है ना? तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, प्लेलिस्ट में आपको ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो लेते हैं आज के सेशन के अर्थात कि आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 20 प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहां पर ये एडिट नहीं हो पाया है, कार्यालय हिंदी नहीं बल्कि हिंदी काव्य का ही सेशन है, ठीक है ना? हिंदी काव्य का है, मैं आपको बता ही चुका हूं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो जी हाँ, टाइटल लाइन में चेंज नहीं किया है, इट्स ओके। तो 20 प्रश्न, आप प्रश्नों पर फोकस कीजिएगा, एक भी प्रश्न को इग्नोर मत कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन इग्नोर करने लायक नहीं है। चलिए लेते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका कि हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व पर एक निबंध लिखिए। किस पर पूछा गया है आपसे? हिंदी साहित्य का पूछा गया है कि हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता क्या है और उसका महत्व क्यों है। तो प्रासंगिकता आज हम जो है, देखिए दोस्तों, अब यहां पर ये स्पेशली नहीं बोला गया है कि आपको इसकी प्रासंगिकता प्राचीन समय में बतानी है, मध्यकाल में बतानी है या फिर वर्तमान के लिए प्रासंगिकता बतानी है। तो आप यहां पर इसमें तीनों ही खंडों को, तीनों ही कालखंडों को जोड़ करके इस प्रश्न की तैयारी कर सकते हैं। इसका इन सबके आंसर कैसे लेना है, आपको कहां से मिलेंगे, ये सारी बातें मैं सेशन के लास्ट में आपको बताने वाला हूं। तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर ये सेशन कवर हो जाएगा, तो थोड़ा सा बने रहे सेशन के लास्ट तक। मैं सारी बातें आपको कैसे इसकी तैयारी करना है, कहां कहां से आंसर लेना है, वो सारी बातें करेंगे, ठीक है ना? तो अब बीच में कोई डिस्कशन नहीं होगा, अब कंटिन्यू सिर्फ हम इन 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व। हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व, ये दो कॉन्सेप्ट आपसे पूछे गए हैं, तो इन दोनों कॉन्सेप्टों को अच्छे से समझ लीजिए, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगला प्रश्न होगा इंपॉर्टेंट, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, ठीक है ना? यदि आपने हिंदी साहित्य को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन आपको जरूर याद होगा, किन किन कालों में हिंदी साहित्य को डिवाइड किया गया है। आगे बोल रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस आधार पर इसका विभाजन किया है, क्या आप उससे सहमत हैं? ये आपको बताना है, आपको अपनी राय रखनी है इस प्रश्न के अंदर।
क्लियर है ना। तो चारों काल विभाजन, जितने भी काल विभाजन हुए हैं उन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विभाजन किया है। तो उन विभाजनों को जो सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस विभाजन को यहां पर बताते हुए लास्ट में आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस आधार पर हिंदी साहित्य का विभाजन किया है, क्या वह सही है या नहीं है, आपको इस पर अपनी राय रखना है। यदि सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है, इसका रीजन भी आपको बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 है आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। किसकी? आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं। तो आदिकाल की विशेषताएं क्या है, ये आपका तीसरा प्रश्न होगा। चौथा प्रश्न होगा पृथ्वीराज रासो। क्या पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता तथा अप्रामाणिकता के संबंध में अपना मत प्रकट कीजिए। यहां पर भी आपसे आपका मत पूछा जा रहा है, किससे संबंधित में? तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के संबंध में। क्लियर है ना। प्रश्न नंबर 5 है भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण काल रहा है। भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण काल रहा है, इस कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। दैट मीन्स कि आपको यहां पर भी अपना ही मत रखना है। क्लियर है कि भक्ति काल जो रहा है वो हिंदी के लिए उसका स्वर्ण काल रहा है, तो क्यों रहा है उसके कारण आपको बताने होंगे। क्लियर। प्रश्न नंबर 6 लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है सगुण भक्ति धारा के कवियों की, ध्यान से सुनिए प्रश्न, सगुण भक्ति धारा के जो कवि रहे हैं उनकी धर्म और संस्कृति विषयक अवधारणाओं की व्याख्या करनी है। क्या कहा जा रहा है? सगुण भक्ति धारा के जो कवि हैं उनकी धर्म और संस्कृति की जो अवधारणा है वो आपको बतानी है। अथवा में इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि सगुण भक्ति की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो याद रखें दोस्तों, इसकी सगुण भक्ति धारा की विशेषताएं कौन सी हो जाएगी? तो उस समय के जो कवि रहे हैं उनकी धर्म और संस्कृति संबंधित जो अवधारणाएं रही थी वही इसकी विशेषताएं बन जाती है। क्लियर है ना। तो दोनों ही प्रश्न एक ही है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, कबीर एक समाज सुधारक विद्रोही संत थे। क्या कहा जा रहा है? जो कबीर रहे हैं वह समाज सुधारक लेकिन विद्रोही संत हुआ करते थे, विवेचना कीजिए। अब विद्रोही, आक्रामक रूप से वो समाज में सुधार लाना चाहते थे, इसीलिए उनको विद्रोही संत के नाम से जाना जाता था, विवेचना कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है। अथवा में इसी को पूछा जा सकता है कि कवि के काव्य की भाव एवं कला पक्ष की विस्तार से विवेचना कीजिए। तो दो पक्ष आपको यहां बताना है, भाव पक्ष और कला पक्ष। दोनों ही पक्षों को समझाते हुए आपको इस प्रश्न को समापन देना है। क्लियर। प्रश्न नंबर 8 है, माफ कीजिएगा, इसी के अथवा में कि कबीर के काव्य की संक्षिप्त में, सेम प्रश्न है, कबीर के काव्य की संक्षिप्त में समीक्षा कीजिए। तो अब यहां देखिए, कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए, प्रश्न को कभी फोकस नहीं करना है। एग्जाम में भी जब आप प्रश्न पढ़ने बैठते हैं ना अपने पेपर का, तो वहां पर भी आपको पूरे क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना है, बल्कि क्वेश्चन में क्या टर्म आपसे पूछी गई है उस पर फोकस करना है। जैसे प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें तो यह कहा जा रहा है कि कबीर एक समाज सुधारक विद्रोही संत थे। तो कबीर के बारे में आपको बताना है, उसमें पहला बिंदु आपका ये होगा। उसके आगे बढ़ेंगे प्रश्न के आंसर राइटिंग में, तो फिर आपको कबीर के काव्य की भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को समझाना है, और बाद में काव्य की संक्षिप्त समीक्षा करनी है। आपको काव्य की संक्षिप्त समीक्षा करनी है। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है सूर की चमत्कार प्रियता और अलंकार। सूर की चमत्कार प्रियता और अलंकार विधान पर दृष्टि डालते हुए काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, अथवा सूर की काव्य कला की समीक्षा कीजिए। ठीक है ना। प्रश्न देखिए, कंफ्यूज करने जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, और जहां पर टर्म अटक रही है, फंस रही ना, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, ताकि प्रश्न को समझने में कोई कमी ना रहे। प्रश्न अच्छे से समझ आता है तो आंसर अपने आप समझ आ जाता है। प्रश्न नंबर 9 है सिद्ध कीजिए तुलसी सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। आपको बताना है कि तुलसी एक लोकनायक थे, तो क्यों थे उसके रीजन आपको बताना है। अथवा में क्या तुलसी को भक्ति काल का प्रतिनिधि कवि कहा जा सकता है? क्लियर। प्रश्न नंबर 10 है रीति काल के नामकरण पर विचार करते हुए रीति काल की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए।
पूरा कंप्लीट रीतिकाल आपको यहाँ पर इस प्रश्न के माध्यम से समझाना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, रीतिकाल की विभिन्न परिस्थितियां तथा उनके द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। क्या कहा जा रहा है? रीतिकाल की जो परिस्थितियां रही है उन परिस्थितियों के कारण जो प्रभाव पड़े हैं उन प्रभावों का विश्लेषण आपको करना है, अथवा में प्रमाणित कीजिए कि रीति काव्य सर्वथा अपने युग के अनुरूप काव्य था। जो रीति काव्य रहा है, रीतिकाल का जो रीति काव्य रहा है वो अपने युग के अनुरूप, युग के अनुसार सही काल था या सही काव्य रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 हो चुका। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो बिहारी का काव्य उनके अनुभव और विस्तृत ज्ञान का परिचायक है। तो बिहारी ने जिस काव्य की रचना की है उस काव्य में उनका अनुभव और उनका विस्तृत ज्ञान देखने को मिलता है। स्पष्ट करें, अथवा में बिहारी की बहुमुखता पर समीक्षा कीजिए। प्रश्न नंबर 13 है, बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि है, समझाइए अथवा सिद्ध करो कि बिहारी में काव्य की संपूर्ण रीतिकालीन प्रवृत्तियों का समावेश है। ठीक है, तो प्रश्नों में कोई डिफिकल्टीज नहीं है, कहीं पर कोई उलझन नहीं है। क्लियर हमको प्रश्न में टर्म समझ आ रही है कि पूछा क्या जा रहा है। प्रश्नों को यहां डिस्कस करने का रीजन ही यह है कि हम प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्न में जो टर्म पूछी जा रही है उस टर्म तक पहुंच जाए। और यदि हम उस प्रश्न की टर्म पर पहुंच गए कि उसमें एग्जैक्टली पूछा क्या गया है तो उसका आंसर अपने आप सटीक होता है, हमसे आंसर राइटिंग भी सही होती है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, कोई गलती नहीं होती एग्जाम में। बात समझ आ रही ना? लेकिन कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है कि प्रश्न को पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी टर्म एग्जैक्टली समझ नहीं आती कि एक्चुअल में पूछा क्या गया है, और इसीलिए हम यहाँ पर सभी प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत कम समय में सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें। मात्र कुछ जो है क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से उनको कंप्लीट करते हैं। आइए, प्रश्न नंबर 14 है, महाकवि भूषण की रचनाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। महाकवि भूषण के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद में उनकी रचनाओं को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 15 है कि हिंदी गद्य के क्रमिक विकास पर एक लेख लिखिए। हिंदी गद्य के क्रमिक विकास पर एक लेख आपको लिखना है। इसके अलावा हिंदी गद्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। और ये हिंदी गद्य सेकेंड ईयर में आपका हिंदी साहित्य के अंदर ही एक सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेगा। एक हिंदी गद्य और एक अनुवाद विज्ञान, 2 पार्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे बीए सेकेंड ईयर के अंदर हिंदी साहित्य में। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा में है हिंदी गद्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और हाँ एक बात, ठीक हो, इट्स ओके, आप लोग जो है नोट डाउन नहीं कर पाए, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, मैं आ गया था, मैं एक बार पूरा एक साथ रिपीट कर दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। तो थोड़ा सा रुक जाइए, मात्र 5 क्वेश्चन और बचे हो, उनको डिस्कस कर ले। उसके बाद में शुरू से रिपीट करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने क्वेश्चन तैयार कर पाएंगे। ठीक है ना? एक्चुअल में साइट में होना आज भूल गया, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती ना, आप लोगों को मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं तो जरूरत ही नहीं पड़ती साइट में होने की। लेकिन अभी किसी कारण से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं से तैयार करने होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दूंगा लास्ट में। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, भारतेंदु युगीन साहित्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। भारतेंदु युग की जो साहित्य की प्रवृत्तियां हैं उस पर प्रकाश डालिए, उनको समझाना है आपको। प्रश्न नंबर 17 है, द्विवेदी युगीन साहित्य और प्रवृत्तियों पर निबंध लिखिए। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, 16 और 17। 16 क्वेश्चन नंबर 16 है भारतेंदु युग का और क्वेश्चन नंबर 17 है द्विवेदी युग का। क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, उत्तर छायावाद को स्पष्ट करते हुए इसकी विविध वैचारिक प्रवृत्तियों को समझाइए। तो कौन सा युग? छायावाद। ठीक है ना? उत्तर छायावाद इसमें आपसे पूछ लिया गया है। प्रश्न नंबर 16 भारतेंदु युग, प्रश्न नंबर 17 द्विवेदी युग और प्रश्न नंबर 18 उत्तर छायावाद। प्रश्न नंबर 19 है, समकालीन कविता व नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को समझाइए। समकालीन कविता व नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को समझाइए। तो दोनों प्रकार की जो कविताएं हैं उनकी प्रवृत्तियों को आपको समझाना है। और अंतिम प्रश्न है, सुलेखन का अर्थ। सुलेखन क्या होता है, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता और महत्व को परिभाषित करना है अथवा समझाना है। इस तरह से ये 20 प्रश्न हो जाते हैं आपके कंप्लीट। अब मैं एक बार इस पूरी नोट्स को जो है शुरू से रिपीट कर देता हूं साइट में होकर के, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाए। ठीक है ना? चलिए
आगे पीछे बढ़ते हैं, जो कुछ ज्यादा आगे बढ़ गए, इट्स ओके। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े। ओके, सेकंड पेज पर है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेज नंबर सेकंड है ये। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लीजिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं, ओके, जल्दी कीजिए। और ये लास्ट पेज, पांचों प्रश्न एक साथ। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा हिंदी काव्य वाला सेशन होता है कंप्लीट। इसमें हमने इंपोर्टेंट 20 प्रश्नों की बात की है। इसके अलावा बीए फर्स्ट ईयर में यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चन चाहते हैं तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। क्लियर है ना? ये सभी की लिंक ये आपको सबकी दी गई है, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब पर है, लेकिन जो हमारे स्टडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ही है, जहां पर आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी जो डाउट है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और अगला सेशन क्या होगा ये आप लोगों पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि एग्जाम आपके चल रहे हैं, इसलिए जो आईएमपी क्वेश्चंस वाली सीरीज है हम पहले उन्हें कवर कर रहे हैं। तो यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट पर आईएमपी क्वेश्चंस चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कौन से सब्जेक्ट पर आईएमपी क्वेश्चन चाहते हैं, मैं आपको उस पर लाने का आईएमपी क्वेश्चन देने का आपको पूरा प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।